अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 13 हमारा कंटिन्यू है इम्यूनिटी। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। आज के वीडियो में हम अपना लास्ट टॉपिक कवर करेंगे इस चैप्टर का, डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तमाम टॉपिक इस चैप्टर के हमने कवर कर लिए हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अब लास्ट में हम ये देखेंगे कि किस तरह से या कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम में क्रिएट हो सकते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होंगे, उसका पूरा मैकेनिज़्म क्या होगा और किस तरह से उसको हम ट्रीट करेंगे। तो इस टॉपिक में हमने 3 डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, एलर्जीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़ और ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। फर्स्ट हमारा है एलर्जीज़। एलर्जीज़ क्या हैं? द रिस्पॉन्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम टू सर्टेन नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंस इज टर्म एज एलर्जी। एलर्जी का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि नॉर्मली हार्मलेस है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, नॉर्मली क्या होना चाहिए, उन चीज़ों के अगेंस्ट हमारी बॉडी में कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होना चाहिए, वो चीज़ें हमारे लिए हार्मलेस हैं। लेकिन एलर्जी में क्या होगा, नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंस के अगेंस्ट भी हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और इम्यून रिस्पॉन्स शो करने लगेगा। तो द रिस्पॉन्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम टू सर्टेन नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंसेस, नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंसेस के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स, उसे हम कहते हैं एलर्जी। अब एलर्जी डिफरेंट चीज़ों के अगेंस्ट बॉडी में डेवलप हो सकती है। डिफरेंट इंडिविजुअल्स को डिफरेंट चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। वो चीज़ें जिनके अगेंस्ट एलर्जी होती है या जिनके अगेंस्ट हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, उन चीज़ों को हम कहते हैं एलर्जेंस। ठीक है, एलर्जेंस क्या हैं? वो सब्सटेंसेस है जो कि हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट करवा सकते हैं। हर बॉडी में एक्टिवेट नहीं करवाएंगे, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो एलर्जिक होते हैं कुछ सब्सटेंसेस के लिए, उनमें फिर ये रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो एलर्जन कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब किन चीज़ों के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी शो कर सकती है? पॉलन्स, मोल्ड्स, पेट डेंडर। ठीक है, सम ड्रग्स, कुछ ड्रग्स भी ऐसी होती हैं जिससे कुछ इंडिविजुअल एलर्जिक होते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एलर्जी भी कॉमन है, ये भी अक्सर लोगों में होती है। इसके अलावा सम फूड, कुछ फूड भी ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है, जैसे कि पीनट से कुछ लोगों को एलर्जी होती है। ठीक है, तो अगर वो पीनट खा लें तो क्या होगा, उनकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होने लगेगा और डिफरेंट सिम्टम्स आने लगेंगे एलर्जी वाले। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं कि एलर्जिक रिएक्शन के जो सिम्टम्स हैं वो कौन से होंगे। अगर एलर्जी या एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में हो रहा है तो सिम्टम्स क्या आएंगे? मोस्ट कॉमन सिम्टम है रैश और इचिंग। बॉडी पे इचिंग शुरू हो जाती है पूरी बॉडी पे, और कुछ केसेस में रैशेस भी डेवलप होने लगते हैं। इसके बाद स्नीजिंग, कफ, वाटरी आइज, सोर थ्रोट, रनी नोज, ये सिम्टम्स हैं एलर्जी के। ठीक है, जब भी एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में होगा ये सिम्टम्स आने लगेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि एलर्जिक रिएक्शन होता कैसे, इसका पूरा मैकेनिज़्म क्या है। ठीक है, किस तरह से सेल्स एक्टिवेट होते हैं, कौन से सेल्स में इन्वॉल्व हैं, कैसे एंटीबॉडीज़ फॉर्म होती हैं। तो सबसे पहले ये एलर्जन है। एलर्जन को सबसे पहले हमारी बॉडी में रिसीव कौन करता है? फैगोसाइट्स। ठीक है, फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स यहाँ पर कौन से होंगे? यहाँ पर होंगे डेंड्राइटिक सेल्स। ठीक है, यहाँ पर डेंड्राइटिक सेल्स का रोल है। सबसे पहले एलर्जन को रिसीव करेगा डेंड्राइटिक सेल, फिर ये फैगोसाइट एक्टिवेट करता है हेल्पर टी सेल को, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हेल्पर टी सेल। फिर हेल्पर टी सेल आगे एक्टिवेट करता है बी सेल्स को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने शॉर्टली क्या लिख दिया है कि एलर्जन से एक्टिवेट हो रहे बी सेल्स। ठीक है, बी सेल पर एलर्जन आकर लगा है और बी सेल्स एक्टिवेट हो गए। अब ये बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स बन जाएंगे और क्या रिलीज़ करेंगे? एंटीबॉडीज़। ठीक है, यहाँ पर एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होना शुरू हो गई हैं। ये एंटीबॉडीज़ जाकर एलर्जन से रिएक्ट करेंगी। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन चुका है, एलर्जन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आगे जाकर 2 सेल्स को एक्टिवेट करवाएगा। कौन से सेल्स है? मास्ट सेल और बेसोफिल्स। ये सेल्स ग्रैन्युलोसाइट्स है। इसका मतलब है कि इनका अगर हम साइटोप्लाज्म देखें तो इसमें बहुत से ग्रैन्यूल्स मौजूद होंगे। जब ये सेल एक्टिवेट होंगे एलर्जन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से, तो ये ग्रैन्युलोसाइट्स ग्रैन्यूल्स को रिलीज़ कर देंगे। क्या रिलीज़ होगा ग्रैन्यूल से? हिस्टामीन। ठीक है, यहाँ से अब क्या रिलीज़ होगा? हिस्टामीन। हिस्टामीन एक ऐसा
कंपाउंड है जो कि इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करवाता है। तो अब हिस्टामिन रिलीज़ होगा और क्या जनरेट होगा बॉडी में, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जिसके बाद फिर ये सिम्टम्स आएंगे। तो इस तरह से एलर्जन हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और लास्ट में फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जिसके बाद स्किन पर रैशेस, इचिंग और स्नीजिंग कफ ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट पे। देखो, एक पर्सन अगर किसी चीज़ से एलर्जिक है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आता है अवॉइडेंस, कि जो भी एलर्जन है उसको अवॉइड किया जाए। अगर कोई पर्सन पेट डेंडर से एलर्जिक है तो पेट्स को घर में ना रखा जाए। अगर कुछ फूड ऐसे हैं जिससे एक पर्सन एलर्जिक है तो वो पर्सन फिर वो फूड ना ले। कुछ ड्रग्स है, अगर कोई पर्सन एलर्जिक है तो वो ड्रग्स, उसको इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो ड्रग वो पर्सन ना ले। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलर्जिक रिएक्शन में रोल है वो क्या है, कि जो भी एलर्जन है उससे बचा जाए। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हिस्टामिन रिलीज़ हो रहा है यहाँ पे अगर हम देखें, और ये हिस्टामिन आगे जाकर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करवा रहा है। तो अगर हम इस हिस्टामिन को ब्लॉक कर दें तो आगे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा और ये सिम्टम्स फिर नहीं आएंगे। तो हम ट्रीटमेंट के तौर पे क्या दे सकते हैं, एंटी हिस्टामिन। इसके अलावा इसमें हम यूज़ कर सकते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइज़र, कि वो मास्ट सेल को स्टेबलाइज रखेगा। मास्ट सेल में हो क्या रहा है कि इसमें जो ग्रेन्यूल्स है वो रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है, और हिस्टामिन रिलीज़ हो रहा है इस तरह से। तो अगर हम मास्ट सेल को स्टेबलाइज रखें, ऐसा रखें कि वो अपने ग्रेन्यूल्स को रिलीज़ ना करे, तो भी हिस्टामिन रिलीज़ नहीं होगा और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा। तो इसमें हम एक और क्या दे सकते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइज़र भी इसमें हम देते हैं। नाउ सेकंड डिसऑर्डर है ऑटो इम्यून डिजीज़ेस। ऑटो इम्यून डिजीज़ेस क्या हैं, देखो हमने पढ़ा था बिल्कुल स्टार्ट में कि इम्यून सिस्टम का जो फर्स्ट स्टेप है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स का, वो क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम डिफ्रेंशिएट करे बिटवीन सेल्फ सेल्स और नॉन सेल्फ सेल्स, कि कौन से सेल्स हमारी बॉडी के अपने सेल्स हैं और कौन से सेल्स हमारी बॉडी के अपने सेल्स नहीं हैं, और जो अपनी बॉडी के सेल्स नहीं हैं फिर उनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप था इम्यून रिस्पॉन्स का। अब अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, मतलब कि जो हमारे इम्यून सेल्स हैं वो हमारे बॉडी के अपने सेल्स को एज अ नॉन सेल्फ ट्रीट करने लग जाएं और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ फॉर्म करने लग जाएं, उनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने लग जाएं, तो इस तरह से जो डिज़ीज़ होती है इससे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिज़ीज़। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या है, इम्यून सिस्टम फेल्स टू रिकॉग्नाइज ओन टिश्यू एज सेल्फ। इम्यून सिस्टम फेल हो गया अपने खुद के सेल्स को रिकॉग्नाइज करने में एज सेल्फ सेल्स एंड इनिशिएट इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट इट्स ओन सेल्स। और अब वो क्या कर रहा है, उन सेल्स के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तो इस तरह से जो भी डिज़ीज़ होगी उसे हम कहेंगे ऑटो इम्यून डिज़ीज़। ये एक ग्रुप है डिज़ीज़ का जिसमें बहुत से ऑटो इम्यून डिजीज़ आते हैं। ठीक है, इसका कॉज क्या है, इसका कॉज नॉट नोन है, एग्जैक्ट कॉज इसका नहीं पता। ये कहा जाता है कि कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद या फिर वायरल इन्फेक्शन के बाद या फिर कुछ ड्रग्स, इनके बाद ये रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ठीक है, बट एग्जैक्ट कॉज अभी भी नहीं पता। अब कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में जहाँ पर ये ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है, हमारे बॉडी में तकरीबन हर जगह पर ही ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है। जैसे कि नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम में भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास है माइस्थीनिया ग्रेविस। उसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पर भी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो सकता है। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास है इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़। ठीक है, उसके बाद है मसल्स। मसल्स के सेल को भी हमारी बॉडी एज अ नॉन सेल्फ ट्रीट कर सकती है। इसके एग्जाम्पल में है मायोसाइटिस। जब बॉडी उन सेल्स को एज अ नॉन सेल्फ ट्रीट करेगी और वहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा तो वहाँ पर क्या होगा, फिर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी एक तरह से। ठीक है, इसके बाद है जॉइंट्स। जॉइंट्स में भी ये बहुत कॉमन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये कॉमन है।
ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि हमारे बॉडी के स्मॉल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम भी हमारा इससे अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, थायराइड, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से भी कुछ लोगों में थायराइड होता है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स में भी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स शो हो सकता है। इसकी वजह से जो डिजीज़ होगी इसे हम कहेंगे वास्कुलाइटिस। ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ठीक है, अच्छा, अब सिम्टम्स क्या हो सकते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ के? देखो, ऑटो इम्यून डिजीज़ एक वाइड कैटेगरी है, इसमें बहुत सी डिफरेंट डिजीज़ आती हैं, तो इसके कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होंगे। इसके सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि कौन सा ऑर्गन या कौन सा सिस्टम हमारी बॉडी का इफ़ेक्ट हो रहा है। जैसे कि अगर नर्वस सिस्टम इफ़ेक्ट होगा तो मसल वीकनेस हो सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डायरिया, वॉमिटिंग की कंप्लेन हो सकती है, मसल से तो मसल वीकनेस होगी, जॉइंट से तो जॉइंट पेन होगा, इसके साथ फीवर आ सकता है। ठीक है, डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट होगी। और एंडोक्राइन या थायराइड अगर है तो इससे रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे कि वेट लॉस, गेन हो रहा है, कोल्ड या हीट इंटॉलरेंस है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की कंप्लेन है, ब्लड वेसल है तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी, तो उससे रिलेटेड फिर सिम्टम्स आएंगे। तो इसके स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है, डिपेंड करता है कि कौन से सिस्टम और कौन सा ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व है। इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? इसकी ट्रीटमेंट में हम देते हैं स्टेरॉइड्स। देखो, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसमें हो क्या रहा है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिवेट हो रहा है। जिन सेल्स के अगेंस्ट उसको काम नहीं करना चाहिए वो उन सेल्स के अगेंस्ट भी काम कर रहा है। तो हमने क्या करना होगा, इम्यून सिस्टम को स्लो डाउन करना होगा, उसको हमने कम करना होगा। ठीक है, वीक करना होगा इम्यून सिस्टम को। तो इसके लिए हम स्टेरॉइड्स देंगे, या इसके अलावा और भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अबाउट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ट्रांसप्लांट का मतलब क्या है? देखो, ट्रांसप्लांट पहले होता क्या है इसको हम समझते हैं। देखो, अगर किसी की बॉडी का कोई पार्ट या कोई ऑर्गन सही तरह से काम नहीं कर रहा, उस ऑर्गन का फंक्शन लॉस हो चुका है, ठीक है, या फिर बॉडी का कोई ऑर्गन ऐसा है जो लॉस हो गया है किसी भी वजह से, किसी भी एक्सीडेंटल कॉज की वजह से, तो हम क्या कर सकते हैं, उस ऑर्गन को किसी दूसरे पर्सन से लेकर उस पर्सन में हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं। वो पर्सन जो ऑर्गन को डोनेट करता है, जिसका ऑर्गन हम लेते हैं लगाने के लिए, उससे हम कहते हैं डोनर, कि ये अपना ऑर्गन डोनेट कर रहा है, ये क्या हो गया, डोनर हो गया। दूसरा है वो पर्सन जिसमें हम ऑर्गन लगाएंगे, जिसका अपना ऑर्गन ख़राब हुआ है और जिसमें हम दूसरे पर्सन से लेकर ऑर्गन लगा रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उस पर्सन को हम कहेंगे रेसिपिएंट, कि वो रिसीव कर रहा है ऑर्गन। वो क्या हो गया, रेसिपिएंट हो गया। तो इसमें दो पर्सन होते हैं, एक डोनर होता है जो ऑर्गन दे रहा होता है, एक रेसिपिएंट होता है जो ऑर्गन रिसीव कर रहा होता है। कौन कौन से ऐसे ऑर्गन है जो हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं। जब लिवर सिरोसिस हो गई, लिवर कम्प्लीटली डैमेज हो गया, फंक्शन नहीं कर रहा, तो लास्ट हमारे पास ट्रीटमेंट का क्या ऑप्शन रह जाता है कि हम ट्रांसप्लांट कर दें लिवर। ये सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। पहले हम पेशेंट को मेडिसिन के थ्रू ट्रीट करके देखते हैं, अगर कुछ नहीं हो रहा, कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर लास्ट ऑप्शन क्या होता है, ट्रांसप्लांट। तो इस तरह से हम लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होती है और स्किन ट्रांसप्लांट की जाती है। अच्छा, अब देखो ट्रांसप्लांटेशन में हो क्या रहा है, हम एक पूरा ऑर्गन किसी दूसरे पर्सन से ले रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गन दूसरे पर्सन से ले रहे हैं और इसको हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं एक दूसरे पर्सन में। ये जो ऑर्गन है ये इसका अपना नहीं है, इसके जो सेल्स हैं ये कैसे हैं, नॉन सेल्फ हैं, फॉरेन सेल्स हैं, किसी दूसरे पर्सन के। तो ये जो ऑर्गन है इसके पास ये एबिलिटी होती है कि ये हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवा सकता है, क्योंकि ये नॉन सेल्फ ऑर्गन है, हमारा अपना नहीं है। तो इसके अगेंस्ट क्या कर सकती है हमारी बॉडी, इम्यून रिएक्शन शो कर सकती है। ठीक है, हमारी बॉडी क्या करेगी, इस ऑर्गन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी और इसको किल करने की कोशिश करेगी। ये जो रिस्पॉन्स है इसे हम कहते हैं ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, कि ये जो ऑर्गन हमने लगाया था ये रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्शन हो रही है इसकी, क्योंकि इसके अगेंस्ट बॉडी ने इम्यून रिस्पॉन्स शो किया है।
यहाँ पर जो इम्यून रिस्पांस जनरेट होगा ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी हो सकती है और ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी हो सकती है। मैकेनिज़्म इसका वही होगा कि जो ये सेल्स हैं डोनर के सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, ये यहाँ से निकल के जाएंगे लिम्फॉइड टिश्यूज़ में। वहाँ पर इन सेल्स को कौन रिसीव करेगा? सबसे पहले फैगोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स। वहाँ पर फैगोसाइट्स इन सेल्स को एज अ नॉन सेल्फ सेल्स रिसीव करेंगे। वो ये रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि जो सेल्स हैं ये अपनी बॉडी के सेल्स नहीं हैं। फिर आगे पूरा वही मैकेनिज़्म शुरू हो जाएगा कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बनेंगे, वो हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करेंगे, फिर हेल्पर टी सेल्स साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करेंगे, बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। वही मैकेनिज़्म जो हमने सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड में पढ़ा, उसी तरह से यहाँ पर रेस्पॉन्स जनरेट होगा। तो इसके लिए हम करते क्या हैं? देखो, जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं ना किसी भी पर्सन में, तो हम ट्रांसप्लांटेशन के साथ ही उस पर्सन को इम्यूनोसप्रेसेंट्स ड्रग्स दे देते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर देते हैं। ठीक है, जब बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो बॉडी में ये जो रिजेक्शन वाला मैकेनिज़्म है ये नहीं होगा। तो रिजेक्शन से बचने के लिए हम पहले ही क्या कर देते हैं, हम पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पर ले आते हैं ताकि रिजेक्शन ना हो। अगर फिर भी रिजेक्शन हो रहा है तो इसका हल क्या है कि इस ऑर्गन को यहाँ से रिमूव किया जाए। यहाँ पर हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है।